नमस्कार। दिल्ली के तिहाड़ जेल में दिनांक 31 जनवरी 1982 की सुबह के 5 बजे दो अपराधियों को फांसी देने की तैयारी चल रही थी। इन अपराधियों को फांसी देने के लिए विशेष रूप से दो जल्लाद कालू और फ़कीरा को बुलाया गया था, जो कि फांसी देने में काफ़ी माहिर माने जाते थे। और इन अपराधियों को जिन फांसी के फंदे पर लटकाया जाना था, उस फांसी के फंदे को बिहार के बक्सर जेल से मंगाया गया था। और वो कुछ इस प्रकार का फंदा था कि जिस पर लटकने के बाद जिंदा रहने की कोई संभावना न बचे। सुबह के 5 बजे इन दोनों अपराधियों को फांसी के तख्ते पर लाया गया और जैसे ही जेलर ने लाल रुमाल हिलाया, दोनों जल्लादों ने फांसी के तख्ते का लीवर खींच दिया और दोनों अपराधी उस फांसी के फंदे पर लटक गए। जेल मैनुअल के अनुसार 2 घंटे बाद इनका डॉक्टर के द्वारा परीक्षण किया गया और परीक्षण करने के 2 घंटे के बाद भी उनमें से एक अपराधी मरा नहीं था, उसकी सांसें अभी चल रही थीं। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति थी और ऐसी स्थिति में उस अपराधी की फिर से दोबारा से उन जल्लादों ने नीचे से टांगें पकड़ करके खींची और तब वो जाकर के उसकी सांसें थमी, वो मृत हुआ और डॉक्टर ने उसके मृत होने का प्रमाण दिया। ये दोनों अपराधी कुख्यात, खूंखार और बहुत ही घृणित कृत्य करने वाले कुलजीत सिंह और जसवीर सिंह थे, जिन्हें की आम भाषा में रंगा और बिल्ला कहा जाता था। और इन दोनों को दो मासूम भाई बहनों की हत्या, बलात्कार, अपहरण और निर्ममता और नृशंसता के साथ उनके साथ कृत्य करने के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था और इसीलिए उनका डेथ वारंट जारी किया गया था। इस पूरी फांसी के बारे में पत्रकार सुनील गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी ने द ब्लैक वारंट की अपनी किताब में विस्तार से लिखा है। रंगा और बिल्ला को जिस घटना के संबंध में फांसी दी गई, वो घटना कुछ इस प्रकार की थी। दिल्ली में नेवी के एक अफसर कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा की बेटी और उनका बेटा, जिनका नाम गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा था, वो दोनों दिनांक 26 अगस्त 1978 को अपने घर से आकाशवाणी जाने के लिए निकले थे। गीता चोपड़ा को आकाशवाणी में, संसद भवन मार्ग पे है आकाशवाणी, वहाँ पे एक युगवाणी कार्यक्रम में उसको अपनी रिकॉर्डिंग देनी थी। और वो दोनों जब अपने घर से निकले तो बूंदाबांदी हो रही थी और मौसम उस दिन दिल्ली का बड़ा ख़राब था। गीता चोपड़ा कॉमर्स की छात्रा थी, सेकेंड ईयर की, लगभग 16 साढ़े 16 साल के आसपास की उम्र थी। और उनका छोटा भाई जो संजय चोपड़ा था, वो कक्षा 10 का छात्र था। दोनों बच्चे अपने पिता से कह के निकले थे कि वो जा रहे हैं, किसी गाड़ी को पकड़ करके वो चले जाएंगे। और ये तय हुआ था कि जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी तो उनके पिता जो नेवी अफसर थे वो आकर के उनको वहाँ से वापस ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि ये वही गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा हैं जिनके अदम्य साहस और उनकी स्मृति में आज भी 26 जनवरी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। जो बच्चे या जो बालक साहस का परिचय देते हैं उनको हर साल इस पुरस्कार से नवाजा जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है।
गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा दोनों घर से निकल करके गोल डाक खाने के पास पहुँचे। वो किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उधर से एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार आती है और वो फिएट कार वहाँ रुकती है। उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि कहाँ जाना है। बच्चों ने बता दिया कि हमें संसद भवन मार्ग स्थित आकाशवाणी जाना है। उन दोनों ने कहा कि हम भी उधर ही चल रहे हैं और वो दोनों बच्चों को लिफ्ट लेने के बहाने उसमें उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वास्तव में जो उस गाड़ी में बैठे दोनों लोग थे वो रंगा बिल्ला थे। रंगा बिल्ला अपराधी प्रवृत्ति के थे। ये मुंबई से दिल्ली आए हुए थे और दोनों का काम बच्चों का अपहरण करना, रंगदारी मांगना, रैंसम की वसूली करना, गाड़ियों की चोरी करना इत्यादि बहुत प्रकार के कृत्य थे जो कि ये किया करते थे। और ये बम्बई से दिल्ली जब आए थे तो उन्होंने जो ये मस्टर्ड कलर की फिएट थी इसको भी इन्होंने कहीं से चुराया था और उसके बाद उसका नंबर प्लेट इन्होंने बदल दिया था। वो सुबह से इस गाड़ी को लेकर के इसी ताक में टहल रहे थे कि कहीं कोई मिल जाए, उसको हम लोग किडनैप कर दें या कुछ ऐसी घटना करें जिससे कि उनका कुछ लाभ हो। और इसी बीच उनको ये दोनों बच्चे मिल गए। उनके पहनावे, उनके बातचीत के तरीके देख करके उन लोगों को ये एहसास हो गया कि किसी बड़े घर के, किसी पैसे वाले घर के बच्चे हैं। तो उन लोगों ने उनको बैठा लिया और बैठा करके वो निकल गए कि अब जाएंगे इनके परिवार वालों से रंगदारी मांगेंगे। बच्चों को लेकर के जब वो निकले तो उनसे बातों ही बातों में उन्होंने पूछ लिया। तो उन्होंने बता दिया कि उनके पिता एक नेवी के अफसर हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उन लोगों के मन में मनोदशा चल रही थी वो बदल गई। वो जान गए कि यहाँ से रंगदारी नहीं मिलने वाला है या पैसे मिलने की संभावना नहीं है। रंगा बिल्ला उन दोनों बच्चों को लेकर के उस रास्ते पर न जा कर के जब दूसरे रास्ते की तरफ मुड़े तो गीता चोपड़ा चूँकि उस रास्ते से ज़्यादातर उसका आना जाना रहता था आकाशवाणी, तो उसने उन लोगों से ये पूछा। तो दोनों रंगा बिल्ला जो थे वो बच्चों को धमकाना शुरू कर दिए। उनके पास एक कृपाण कटार जो होती है वो कृपाण थी और उस कृपाण के बल पे उन्होंने बच्चों को जब धमकाना शुरू कर दिया तो बच्चे रोने और चिल्लाना शुरू कर दिए गाड़ी में। और इसी बीच उन लोगों ने उनको चुप कराने के लिए उस कृपाण से उनके छोटे मोटे घाव भी किए और उन बच्चों के कपड़ों पर खून निकलने लगा और खून के निशान आ गए। जब रंगा बिल्ला उन बच्चों को लेकर के उस कार से जा रहे थे तो कई चश्मदीदों ने उनको देखा भी था और उसमें ऐसा उनको लग रहा था कि इन बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, लेकिन कार काफ़ी तेज़ी से चली जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में किसी ने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया। एक रेड लाइट पर गाड़ी थोड़ा सा धीमे हुई तो एक चश्मदीद जो कि बाद में इस हत्याकांड में सामने आए, भगवान दास नाम था उनका, उन्होंने देखा कि ये बच्चे पैनिक हैं और एक बच्चे जो लड़का था उसके शर्ट पे खून लगा हुआ था। तो उन्होंने बाहर से ही पूछने का प्रयास किया कि क्या हुआ। तो बच्चा रोते हुए जैसे लग रहा था कि वो कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी जब उन लोगों ने देखा कि लोग उस गाड़ी पे अब नज़र रख रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं तो वो जो कार थी, फिएट कार थी, वो बड़ी तेज़ी से रेड लाइट जंप करते हुए वहाँ से निकल गई। रंगा और बिल्ला अपनी कार को लेकर के बुद्धा गार्डन होते हुए सुनसान इलाके की तरफ निकल गए। घटना शाम की थी, 6 बजे इन लोगों ने लगभग अपनी गाड़ी में उनको गोलडाक खाने से बैठाया था। तो शाम होने लगी और ये सुनसान इलाके की तरफ उनको लेकर के चले गए। लेकिन रास्ते भर दोनों बच्चे जो गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा थे वो उनसे रास्ते भर उनका प्रतिरोध करते रहे, उनका विरोध करते रहे और इसी कारण इन दोनों अपराधियों ने उनको काफ़ी मारा पीटा और उनको काफ़ी चोटें पहुंचाई। ये दोनों अपनी कार को सुनसान इलाके की तरफ, जंगल की तरफ मोड़ दिए। अंधेरा हो गया था। ले जाकर के उन्होंने अंधेरे में कहीं
अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद उसमें से बिल्ला ने जो संजय चोपड़ा था उसको वहाँ से गाड़ी से निकाला और ले जा कर के थोड़ी दूर पर तलवार से उसके ऊपर प्रहार किए, ताबड़तोड़ प्रहार किए और संजय चोपड़ा की वहीं मृत्यु हो गई। इधर जो दूसरा था वो उस कार में गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार करता रहा और उसके बाद जब दूसरा लौट करके आया तो उसने भी गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार किया, लेकिन वो बार बार वही पूछती रही उन लोगों से कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे मेरे भाई के पास ले चलो, मुझे उससे मिलना है। वो बार बार उन लोगों से रिक्वेस्ट करती रही। तो इन लोगों ने उससे कहा कि चलो तुम्हारा भाई यहीं बैठा है और चलो तुमको उससे मिलवाते हैं। उसके बाद ये दोनों उसको लेकर के चले गए, लेकर के जाने लगे जिधर उन्होंने संजय चोपड़ा की हत्या की थी। रंगा ने अपने मजिस्ट्रेट के सामने जो अपना बयान दर्ज कराया था उसमें ये उसने कहा था कि वो दोनों लेकर के गीता चोपड़ा को चले और गीता चोपड़ा आगे चल रही थी और जैसे ही वो संजय चोपड़ा की लाश के पास पहुंची, बिल्ला ने जो तलवार थी उससे पीछे से खींच करके उसकी गर्दन पे प्रहार किया और वहीं पे गीता चोपड़ा गिर पड़ी और उसकी भी मृत्यु हो गई। इन दोनों बच्चों को मारने के बाद भी इन दोनों अपराधियों को ये लगा कि कहीं ये बच न जाएं। उसके बाद इन लोगों ने तलवार से ताबड़तोड़ उन लोगों के ऊपर हमले किए, प्रहार किए और इतने घाव उनको हुए थे कि जब उनकी पोस्टमार्टम हुई तो उस पोस्टमार्टम को करने वाले इनकी दरिंदगी देख करके डॉक्टर भी सहम गया। जिन लोगों ने ये जाना उनकी भी रूह कांप गई। वास्तव में दिल्ली में ये जो कांड हुआ था ये निर्भया की तरह ही दरिंदगी से भरा था। दो अवयस्क बच्चे, एक सेना के कैप्टन के बच्चों को इस ढंग से इन लोगों ने मार दिया और उसके बाद वहाँ चूँकि रात हो गई थी, ये लोग रात में बच्चों से इन लोगों की झड़प भी हुई थी। संजय चोपड़ा ने काफ़ी इन लोगों का प्रतिरोध किया था तो उसमें रंगा के सिर में उसी कटार से चोट आ गई थी। तो ये लोग उन बच्चों को मारने के बाद वहीं एक वेलिंगटन हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पे दवा लेने के लिए चले गए और उन्होंने डॉक्टर को ये बताया कि ये लोग जा रहे थे और एक गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया और कोई नुकीली चीज़ इसके सिर में लग गई है। तो डॉक्टर ने भी इसका इलाज कर दिया, लेकिन वहीं पर एक चूँकि मेडिको लीगल केस ऐसे आते रहते हैं तो वहाँ एक पुलिस का भी अधिकारी सामान्य रूप से बैठा होता है, तो उसने भी यही दर्ज किया इसमें जो इन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और हमें इस प्रकार चोट लगी है। डॉक्टर ने इनका इलाज करके छोड़ दिया। ये दोनों अपराधी दिल्ली छोड़ करके भाग गए इस घटना के बाद। उधर रात में संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा के पिता जब जैसा कि तय हुआ था, जब आकाशवाणी इन लोगों को लेने के लिए रात में 9 बजे पहुँचे तो वहाँ ये दोनों उनको नहीं मिले। अंदर पूछताछ करने पर वहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं, आज तो गीता चोपड़ा यहाँ पे आई ही नहीं थी और चूँकि उसके न आने के कारण जो उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग थी उसमें दूसरे की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली गई। दोनों बच्चों के न मिलने से परिवार वाले परेशान हो गए और उन्होंने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट अपनी दर्ज करा दी। एक बात इसमें और थी, जब इन लोगों ने बच्चों का अपहरण किया था, जब लेकर के जा रहे थे तो जिन भगवान दास ने इन लोगों को देखा था ले जाते हुए बच्चों को, तो उन्होंने पुलिस को, चूँकि उस समय मोबाइल या ऐसी कोई सुविधा हुआ नहीं करती थी, पीसीओ हुआ करते थे, तो उन्होंने एक पीसीओ से जा करके पुलिस स्टेशन में इस बात को बता दिया था कि मैंने ऐसी एक एम्बेसडर कार मस्टर्ड कलर की देखी है जिसका नंबर ये है। खास बात यह है कि उन्होंने नंबर देख लिया था और वो बच्चों को लेके जा रही है, तो ऐसा लग रहा था। हालांकि उसमें भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी। तब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अपने तरीके से खोजबीन कर रही थी कि घटना के 2 दिन बाद 28 अगस्त को
उसी जंगल में कुछ चरवाहे अपने जानवरों को चराने के लिए गए थे, जहाँ पे उन लोगों ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की लाश को देखा, उनकी डेड बॉडी को देखा। सूचना दी गई, पुलिस वहाँ पहुँची। चूँकि गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिवार वाले दर्ज करा चुके थे, ऐसी स्थिति में पता चल गया कि ये दोनों लाशें उन्हीं बच्चों की है, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की हैं। उनको इतनी निर्ममता से मारा गया है। इस घटना के फैलते ही पूरे दिल्ली में आक्रोश फैल गया। जिस कॉलेज में गीता चोपड़ा पढ़ती थी, वहाँ के छात्राओं ने, वहाँ के लोगों ने धरने प्रदर्शन इत्यादि शुरू कर दिए। पूरी दिल्ली में आक्रोश का माहौल फैल गया। उस समय देश में जनता पार्टी की सरकार थी और श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके सरकार में विदेश मंत्री थे। ऐसे ही एक छात्राओं के धरने को वो समझाने बुझाने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पे इतने आक्रोशित थी छात्राएं कि उनके ऊपर पत्थरबाजी हो गई थी और उसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी सिर में चोट आ गई थी। घटना का स्वरूप इतना विभत्स था कि लोग इतने आक्रोशित थे कि प्रधानमंत्री स्वयं श्री मोरारजी देसाई उस समय इन बच्चों के घर सांत्वना देने के लिए इनके परिवार के यहाँ गए थे। सामान्य रूप से ये होता नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर किसी घटना में किसी विक्टिम के घर जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई उस समय इस घटना के बाद परिवार में गए थे सांत्वना के लिए और ये उन्होंने कहा था कि जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस अपने तरीके से इन लोगों को खोज रही थी और इसमें घटना के सूत्र धीरे धीरे निकल करके सामने आए। जब ये घटना सामने आई, चूँकि मामला हाईलाइट हो गया था, तो जो प्रत्यक्षदर्शी थे भगवान दास वो भी सामने आए पुलिस के और उन्होंने जो दोनों अपराधी थे उनका स्केच बनवाया और उनका हुलिया बताया कि ये दो ऐसे ऐसे दिख रहे थे। और उस घटना का कनेक्शन उस वेलिंगटन अस्पताल से भी मिल गया कि ये दोनों रात में वहाँ पहुँचे थे अपना इलाज कराने के लिए। और जब वहाँ के जो मेडिको लीगल के लिए जो पुलिस ऑफिसर थे या डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने भी वही पहचान कराई कि हाँ ये दो व्यक्ति आए हुए थे, इन्होंने अपना इलाज ऐसे ऐसे कराया था। स्केच जारी किया गया, धरपकड़ के प्रयास किए जाने लगे, लेकिन रंगा बिल्ला दिल्ली छोड़ करके जा चुके थे। इसी बीच 8 सितंबर को ये दोनों मुंबई से होते हुए आगरा आए थे और आगरा से वापस दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक उधर से कालका मेल गुजरी और जब कालका मेल में ये बैठने के लिए ट्रेन छूट चुकी थी तो इनको समझ में नहीं आया कि किस डिब्बे में बैठें। तो चलती ट्रेन पर एक डिब्बे में सवार हो गए और जिस डिब्बे में सवार हुए थे वो भारतीय सेना के जवानों की बोगी थी। सेना के जवानों ने इनसे कहा कि तुम लोग इस बोगी में क्यों घुस आए, तुम लोग यहाँ से उतरो। तो चूँकि ये दोनों ही अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तो वहाँ भी सेना के जवानों से भी इन्होंने विवाद कर लिया और इस पर सेना के जवानों ने कहा कि तुम लोग अपना आई कार्ड दिखाओ या इनसे अपनी पहचान कराने के लिए कहा, लेकिन इस पर भी ये उनसे विवाद करते रहे। इसी बीच उन लोगों ने किसी तरह से इन लोगों को पहचान लिया कि चूँकि इतनी बड़ी घटना हुई थी पूरे देश में, ये संचार के माध्यम उस समय इतने तो नहीं थे, लेकिन फिर भी जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को इस घटना की और अपराधियों के बारे में जानकारी हो चुकी थी। वहाँ सेना के जवानों ने ये जान लिया कि ये दोनों वही हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था और उनको उसी बोगी में पकड़ करके बैठा लिया। और जब वो दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने उसे रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। मुकदमा चला। जिस निर्ममता से बच्चों को मारा गया था, उनका हरासमेंट किया गया था, गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार किया गया था और तलवार से उनको काट करके मारा गया था, इस जघन्यतम हत्याकांड के लिए वहाँ की अदालत ने रंगा और बिल्ला को फांसी की सज़ा सुनाई, जिसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सज़ा को कम करने की अपील की, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी फांसी की सज़ा बहाल रखी गई। बाद में इन दोनों ने तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम नीलम संजीव रेड्डी साहब के सामने अपनी दया याचिका प्रस्तुत की, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली के तिहाड़ जेल में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, दिनांक 31 जनवरी 1982 को इन दोनों अपराधियों को इनके जघन्यतम और क्रूरतम कार्य के लिए इनको 5 बजे सवेरे फांसी दे दी गई। और फांसी देने के बाद इनके परिवार वालों को इनका शव लेने के लिए बुलाया गया, तो इनके किसी परिवार के लोगों ने इनका शव लेने से इनकार कर दिया। ये रंगा बिल्ला की कहानी थी जो उस समय बहुत चर्चित हुई थी, और 2 बच्चों को मारने के आरोप में, उनसे क्रूरता करने के आरोप में इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।